हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका 12 मॉडल पेपर है उसका आज हम इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। गाइस, अगर आप भी इस बार के बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और गाइस, इसी तरह से ऑल सब्जेक्ट के जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मॉडल पेपर के फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। ठीक है गाइस, इस बार आपको 95% लाना ही है। इस तरह से अभी से आप अपनी तैयारी करने में जुट जाइए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका 12 मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारा साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो वो हम किस तरह से लिखें। पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर जीवन परिचय आए तो उसको हम किस तरह से लिखें, और अगर हमारा साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो उसको हम किस तरह से लिखें कि एग्जामिनर हमको फुल मार्क्स ही देकर जाए। ठीक है, तो पहले हम साहित्यिक परिचय देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, लेखक हैं, उनका अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो वो आपको किस तरह से लिखना है। तो देखिए, अगर इनका साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से इनके जो मेन पॉइंट है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ, 1904 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है, मेरठ जिले में। ठीक है, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, 1967 ईस्वी में। भाषा क्या है, परिकृष्ट खड़ी बोली। इसके बाद इनका साहित्य में स्थान क्या है वो भी आपको लिख देना। इतना लिखने के बाद आपको इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है साहित्यिक परिचय। ओके, इसके बाद आपकी हेडिंग क्या पड़ेगी, साहित्यिक परिचय। फिर आपको इन्होंने साहित्य में क्या क्या किया है वो आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे साहित्यिक परिचय। फिर इन्होंने साहित्य में क्या किया है वो आपको लिखना है। और अगर आपका जैसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो वहाँ पर आपको कहीं पर भी जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालनी है। आप सबसे पहले लिखोगे जिस लेखक का भी आप साहित्यिक परिचय लिखते हो, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें आपको इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, भाषा क्या है, मृत्यु कहाँ हुई, ये आपको लिखने के बाद फिर आपको हेडिंग डाली है साहित्यिक परिचय। ठीक है, फिर इस तरह से इनका आप साहित्यिक परिचय लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कुल काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो फिर आपको लिखना है कि डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में, इसके बाद आप लिखोगे और अपनी रचनाओं में संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे वे अनुसंधाता, निबंधकार और संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कृतियाँ। ओके, फिर आप इसमें लिखोगे कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इसके बाद जो इनकी रचनाएं हैं वो आपको लिख देनी है। तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे निबंध संग्रह। निबंध इनके कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए, इनका फर्स्ट है पृथ्वीपुत्र, नेक्स्ट है कला और संस्कृति। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए इनका जो नेक्स्ट है वो हो जाएगा कल्प वृक्ष। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की मौलिक एकता, अगला है माता भूमि एंड इसके बाद अगला है भाग्यधारा। तो ये हो जाएंगे इनके निबंध संग्रह।
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृत, कल्पवृक्ष, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, भाग्यधारा। ठीक है। एंड इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे शोध, उसमें लिखोगे पानकालीन भारत। इसके बाद संपादन, इसमें आपको लिखना है जयसीकृत पद्मावती की संजीवनी, बाण भट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त इन्होंने पाल प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है भाषा शैली। ओके, इनकी भाषा शैली क्या है वो आपको बताना है। साहित्यिक परिचय आप इस तरह से ही लिखकर आओगे, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। ठीक है। भाषा शैली में आप लिखोगे कि अग्रवाल की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा में सरलता और सुबोधता उत्पन्न हुई है। इसके बाद आप लिखोगे इनकी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि की शब्दावली, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग प्रायः नहीं हुआ है। ओके। इसके बाद आप लिखोगे इस प्रकार इनकी पौर संस्कृत निष्ठ और प्रांजल भाषा में गंभीरता के साथ सुबोधता, प्रभा और लालित्य विद्यमान है। ठीक है। शैली के रूप में इन्होंने गणेशात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धृत शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। जब आप इन शैलियों को लिखोगे इसके नीचे आपको लाइन कर देनी है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे साहित्य में स्थान। ओके, अगली हेडिंग क्या डालनी है? साहित्य में स्थान। फिर देखिए ये हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है कि पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर लिखोगे कि पुरातत्व व अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी समता कर पाना अत्यंत कठिन है। उन्हें एक विद्वान, टीकाकार एवं साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे अपनी विवेचन पद्धति की मौलिकता एवं विचारशीलता के कारण वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। इस तरह से आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय लिखकर आओगे। ठीक है। और अगर आपका जीवन परिचय पूछा जाता है तो सबसे पहले आप नेम डालोगे वासुदेव शरण अग्रवाल, उसके बाद आपको हेडिंग डाली है जीवन परिचय। फिर आप जिस तरह से लिखते हो उस तरह से पूरा आपको जीवन परिचय लिखकर आना है। ठीक है। अगर साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो साहित्यिक परिचय आप इस तरह से लिखोगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी का जो आपका वायरल मॉडल पेपर है उसका आज हम इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो जो आपका मास्टरमाइंड का मॉडल है यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। जो आपका मास्टरमाइंड का मॉडल है उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका आज हम फुल सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आए। एक बार आप देख लीजिए ये जो आपका मॉडल है इसका जो फर्स्ट पेपर है हिंदी का उसका आज हम इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए जो इसका फर्स्ट पेपर है उसका हम यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और गाइस इसी तरह से ये आपके जो 3 पेपर हैं वो तीनों पेपर के आपको फुल सॉल्यूशन मिलेंगे इसी चैनल पर। तो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए ये जो आपका फर्स्ट पेपर है देखिए सामान्य हिंदी क्लास 12 का 2024 का अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले और हिंदी में आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो आप आज से ही इस चैनल से जुड़ जाइए। तो यहाँ पर देखिए पहले आएगा आपका खंड का। ठीक है। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको पहले देखेंगे। इसके बाद जिसके यहाँ पर व्याख्याएं दी गई एक बार आप देख लीजिए। जो आपका फर्स्ट पेपर है वो किस तरह का है यहाँ पर देख लीजिए।
ये जो आपकी व्याख्या दी गई है इनका भी आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा, जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर दिए जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए इसी तरह से पद में भी है, तो पूरा का पूरा आपको इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए पहले सबसे पहले आपका क्या आएगा, खंड का आएगा। तो खंड का में जो आपके 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 आपके गद्य से आते हैं एंड 5 आते हैं पद्य से। ठीक है, तो उनको हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड का देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है, कौन है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह है, या फिर संपूर्णानंद है। ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा, अध्यापक पूर्ण सिंह, जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक है। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर गाइस। इसी तरह से ये जो आपके 3 मॉडल पेपर दिए जाते हैं, ओके, उन तीनों मॉडल पेपर के आपको इसी चैनल पर फुल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो। अगला यहाँ पर आपका दिया गया है, खा नंबर पर है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट, एंड इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके बाद और तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, एंड नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, तो ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर पर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है जयशंकर प्रसाद, एंड सेकंड नंबर पर दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, थर्ड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, एंड 4 नंबर पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये आपका जो है ऑप्शन वो राइट ऑप्शन है। उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो आप देख सकते हो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, एंड सेकंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरे नंबर पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एंड चौथे नंबर पर दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर दिया गया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो जो आपका चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, और आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह, या फिर संपूर्णानंद। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। और चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं, कौन है। ऑप्शन आपको मिलेंगे प्रेमचंद्र, अमृत राय, यशपाल, या फिर जैनेन्द्र। देखिए कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, अमृत राय, और ये जीवनी किस पर लिखी गई है, प्रेमचंद पर। ठीक है, किस पर लिखी गई है, प्रेमचंद पर। जो इसके रचनाकार हैं वो है अमृत राय। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रेमचंद नहीं। अगर इस तरह से पूछा जाए कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं तो कौन है, अमृत राय। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आपका दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्रिय प्रवास के रचयिता है। ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट है मैथिली शरण गुप्त, या फिर सियाराम शरण गुप्त, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो प्रिय प्रवास के जो रचयिता है वो हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, जो आपका तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो आप देख सकते हो जो आपका अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि है। तो छायावाद के कवि कौन है? ऑप्शन है परमानंद दास, या फिर सूरदास जी है, या फिर चतुर्भुज दास, या फिर मुकुटधर पांडे। तो निम्नलिखित में से छायावाद के कवि है। तो छायावाद के कवि कौन है? जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ये वाला मुकुटधर पांडे। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? मुकुटधर पांडे। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आपके 5 दिए जाते हैं गद्य से ये प्रश्न और 5 दिए जाते हैं पद्य से। अब पद्य का यहाँ पर तीसरा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका गा नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। ठीक है, क्या दिया गया कि छायावाद युग का नहीं है। तो ऑप्शन आपको मिलेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर अगेजी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो जो आपका चौथा ऑप्शन है अगेजी ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन आस्क किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का है तो वो हो जाएंगे मुकुटधर पांडे। अगर ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है और ये आपको ऑप्शन मिलते हैं तो अगेजी छायावाद के युग के कवि नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि रसिमरथी किस कोट की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, या फिर मुक्तक। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा खंड काव्य। रसिमरथी किस कोट की रचना है? खंड काव्य की रचना है। क्लियर, ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। साथ ही साथ आप अपना लिखते भी चलिए। ठीक है, मास्टरमाइंड का जो आपका फर्स्ट मॉडल पेपर है उसका यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट है कि बादल को घिरते देखा रचना है। किसकी है? मुक्तबोध को, या फिर नागार्जुन की, त्रिलोचन की, या फिर अगे की। तो बादल को घिरते देखा है, आपको पता है ये रचना किसकी है? नागार्जुन की है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद एक बार मॉडल पेपर को देख लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन वहां पर कौन सा आस्क किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका पेपर, जो आपका फर्स्ट मॉडल पेपर यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य हिंदी का। तो जो आपके 10 क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए। इसके बाद यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये है आपका तीसरा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो आपकी ये व्याख्या करने के लिए ये गद्यांश दिया गया है, इसके ये आपके दिए गए हैं क्वेश्चन, इनके हमें आंसर देने हैं। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वाली व्याख्या जो आपका गद्यांश दिया गया है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है ये, तो अथवा में दिया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है इसका हमने यहाँ पर आपको सोल्यूशन दिया है, उसको देखते हैं। एक बार इनके क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आपका ये दिया गया है कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट का इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती, हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी।
और कामियों की मशीन मत माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। तो ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया है ये आपको बताना होता है। देखिए ये आपके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका गद्यांश दिया जाएगा। तो इसका हमने यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन दिया है, उसको भी देखेंगे। यहाँ पर एक बार जो ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इनको पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है, जो पहला प्रश्न है, तो वो है, आप देख सकते हो कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, संदर्भ लिखना है। इसके बाद प्रसंग बताएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी जितने में रेखा खींची है उसकी आपको व्याख्या करनी है। एंड गा नंबर पर क्वेश्चन है कि नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, मदर मार्गरेट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है। अब ये जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहला प्रश्न था कि पाठ के शीर्षक और जो उनके लेखक हैं उनका आपको नेम लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपको संदर्भ लिखकर बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है। आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज से उद्धृत है या फिर लिया गया है। यह रिपोर्टाज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको लिखना होगा प्रसंग। तो प्रसंग आपको किस तरह से लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए आपको हेडिंग डाली है प्रसंग, फिर आप लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के सेवाभावी जादुई व्यक्तित्व को अलंकारिक वर्णन किया गया है। इसके बाद प्रश्न था आपका कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने में आपकी रेखा थी उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए व्याख्या किस तरह से करेंगे कि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नर्सिंग होम के सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के जादुई व्यक्तित्व के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमने किस्से कहानियों में कामरूप के जादू के विषय में अनेक विस्मयकारी बातें सुनी हैं कि वहाँ के जादूगर अपने जादू से आदमी को मक्खी बना दिया करते हैं या फिर बना दिया करते थे। इतना लिखने के बाद और फिर इसके आगे आप लिखोगे कि इस जादू के विषय में हमने केवल सुना है, आदमी आंखों से उसे देखा कभी नहीं, मगर मैंने मदर मार्गरेट के रूप में एक ऐसी अद्भुत जादूगरनी को देखा है जो अपने ममताए दयालु और सेवा भावी व्यक्तित्व के जादू से मक्खी को आदमी बना देती हैं, ठीक है। जो आपका रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या यहाँ पर आपको बताई जा रही है, देती हैं। अर्थात वह मृत्याय एक दीनहीन रोगी में जीवन की आशा का संचार करके उसे आदमी बना देती हैं, जिस पर इतनी बड़ी संख्या में मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं कि वह कोई व्यक्ति ना होकर मक्खियों का बड़ा छत्ता हो। क्लियर। इस तरह से आप रेखांकित अंश की जो व्याख्या है उसकी आप रेखांकित अंश जो है उसकी आप व्याख्या इस तरह से करोगे। इसके बाद गा नंबर पर जो आपका क्वेश्चन है उसको सुन लीजिए। प्रश्न आपका था कि नहीं मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, इस पंक्ति का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर समझिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपको इस तरह से देना है। देखिए गा नंबर पर दिया गया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं
मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। इस पंक्ति का आशय यह है कि मदर मार्गरेट एक ऐसी अद्भुत जादूगरनी के समान व्यक्तित्व वाली वृद्ध महिला थी जो मक्खी को आदमी बना देती थी, अर्थात वे मृत प्राय एक दीनहीन रोगी में जीवन की आशा का संचार करके उसे आदमी बना देती हैं। ऐसा आदमी जिस पर इतनी बड़ी संख्या में मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं कि वह कोई व्यक्ति ना होकर मक्खियों का बड़ा छत्ता हो। ठीक है, इस तरह से आप जो आपका प्रश्न आज किया गया था उसका आंसर आपको इस तरह से देना था। क्लियर, समझ आ गया। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न था वो दिया गया था कि इन पंक्तियों में लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। ठीक है, घ नंबर पर आपका ये क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आपका प्रश्न था तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन पंक्तियों में लेखक ने मदर मार्गरेट की रोगियों के प्रति उनके द्वारा की जाने वाली महान सेवा के जादू का वर्णन किया है। ठीक है, तो जो आपका घ नंबर पर क्वेश्चन आज किया गया था उसका आंसर आप इस तरह से दोगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट प्रश्न था, जो अगला क्वेश्चन था वो क्या था और उसका आंसर क्या हो जाएगा उसको समझते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है पहले उसको देख लीजिए। और प्रश्न है कि इन पंक्तियों में लेखक ने किसके जादू का वर्णन किया है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि मदर मार्गरेट की हंसी और कान के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मदर मार्गरेट की हंसी के संबंध में लेखक ने लिखा है कि उनकी हंसी ऐसी निर्मल और धवल थी जैसे मोतियों की कोई बोरी खुलकर बिखर गई हो। ठीक है, इसी प्रकार उनके काम में ऐसी निपुणता और संतुलन था कि उसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी, मानो वह व्यक्ति ना होकर कोई मशीन हो। क्लियर, तो जो आपका प्रश्न है कि मदर मार्गरेट की हंसी और काम के संबंध में लेखक ने क्या लिखा है, तो ये लिखा है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। और इसके बाद देखिए जो आपका क्वेश्चन था उसके मैंने आपको आंसर दे दिए। अब यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए थे, फर्स्ट वाला जो गद्यांश दिया गया था उसके जो क्वेश्चन थे उसके आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये वाला जो गद्यांश है उसकी मैंने व्याख्या भी आपको बता दी। अब अथवा में ये वाली आपको व्याख्या दी गई है तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। तीनों जो आपके मॉडल पेपर हैं पूरे के पूरे आपको तैयार कर लेने। अथवा में जो भी दिया गया है उसको भी आप तैयार करते चलिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी के पेपर में आपको इस बार पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। तो ये जो है कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सरता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो देखिए ये जो आपका है इंपॉर्टेंट है, कौन से ये लेसन से लिया गया है, जो आपका चैप्टर है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर की जो भी व्याख्याएं हैं अच्छे से उनको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है वो देख लीजिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। अब इसके बाद इसी तरह से आपके आएंगे पद्य में। ठीक है, इसी तरह से पद्य में भी दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका चौथा है, तो प्रश्न आपका ये दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके दो दिए जाएंगे। तो जो फर्स्ट वाला है, घिर रहे थे घुंघरारे बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नीलगर साबक से सुकुमार, सुधा भरने को वित्त के पास, और उस मुख पर भय मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। तो ये जो है इसकी व्याख्या और ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, अथवा में दो दिए जाएंगे, आपको एक ही करना है, पर तैयार आप दोनों कर लीजिए। ठीक है, तैयार आपको दोनों कर लेनी है।
तो इसके जो क्वेश्चन है वो उनको आप एक बार देख लीजिए, जो प्रश्न दिए गए उनको पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट है कि उपर्युक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एंड गा नंबर पर है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। एंड नेक्स्ट है कि श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी। नेक्स्ट है इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है। इन सारे प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो एक बार देख लीजिए आप संदर्भ किस तरह से लिखोगे। देखिए आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित श्रद्धा मन शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, इस तरह से आप संदर्भ लिखकर आओगे। ओके, क्लास 12th में हो तो इसी तरह से आपको संदर्भ लिखना है। क्लियर। इसके बाद आपको लिखना होता है प्रसंग। तो प्रसंग आप किस तरह से लिखोगे वो देख लीजिए। आप लिखोगे इन पंक्तियों में श्रद्धा की छवि का चित्रण किया गया है। क्लियर, इस तरह से इतना आपको लिख देना है। इसके बाद अब व्याख्या देख लीजिए किस तरह से आप रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे। तो आप लिखोगे कि श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। ठीक है, इस तरह से आप इसकी व्याख्या करके आओगे। ओके, जो आपका रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या यहाँ पर बताई गई है। क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या था, नेक्स्ट था कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका गा नंबर पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिए। तो उसका जो आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो गा नंबर पर जो आपका प्रश्न है उसका आंसर देख लीजिए। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसका आंसर देख लीजिए। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। तो प्रश्न आपका ये था कि श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसे प्रतीत हो रही है। तो श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए। जो आपका अगला प्रश्न है, जो अगला क्वेश्चन उसमें दिया गया था उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकती हो। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया था उसका आंसर देख लीजिए कि इन पंक्तियों में कवि ने सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में लिखा है कि श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तम नवीन कोमल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो। ठीक है, जो नेक्स्ट है तो उसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब एक बार आप मॉडल भी देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है वो यही दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है उसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड हरिशंकर परसाई। क्लियर। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी एंड हरिशंकर परसाई, इनके जो जीवन परिचय है और साहित्यिक परिचय दोनों ही आपको याद कर लेनी है।
इसके बाद पद में देखिए, पद में भी आएंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, आप कंफ्यूजन में रहते हो कि आप साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय किस तरह से लिखोगे। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय हम किस तरह से लिखें। क्लियर। यहाँ पर देखिए, पद में आपको याद कर लेने हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद एंड मैथिली शरण गुप्त जी का जो साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों ही आप याद कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप साहित्यिक परिचय पूछा जाए जब लिखो तो कहीं पर भी आपको जीवन परिचय हेडिंग नहीं डालनी है। जिसका भी आप लिखते हो कवि या लेखक का उनका नेम डालिए, उसके बाद एक ब्रैकेट बनाना है, उसमें आप ये लिख दीजिए इनका नाम क्या है, जो इनके मेन पॉइंट है, नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, पिता का नाम क्या है, मृत्यु कहाँ हुई, भाषा शैली क्या है, ये सब इतना आप लिख दीजिए। उसके बाद बड़ी सी हेडिंग डालनी होती है साहित्यिक परिचय, फिर साहित्य में इन्होंने क्या क्या किया है वो लिखना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप डालते हो भाषा शैली, वो आपको लिख देनी है। इसके बाद साहित्य में स्थान वो लिखना होता है अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर देखिए, पहले देखिए आपका आता है खंड का। ठीक है, तो उसमें जो आपके पहले 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं 5 गद्य से और 5 पद्य से, पहले हम उनको देखते हैं कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ऐसे कौन कौन से वो 10 क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। तो आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन है, पहले उनको पढ़ते हैं फिर यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पर आपका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड नेक्स्ट है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ग नंबर पर ऑप्शन है राय कृष्णदास एंड घ नंबर पर ऑप्शन हमें दिया गया है धर्मवीर भारती। तो आनंद कादम्बनी के जो संपादक हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर देखिए ख नंबर जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी के संपादक है। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा जो ख नंबर पर ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर, इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो अच्छे से याद हो गया। अब देखिए जितने भी ये 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाए ये आपको यही याद कर लेने हैं। तो आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। क्लियर, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड है वो यहाँ पर दिया गया है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, फर्स्ट यहाँ पर आपको जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है कि डॉक्टर संपूर्णानंद एंड नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद ग नंबर पर ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल एंड घ नंबर पर ऑप्शन है अगे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो ख नंबर पर ऑप्शन आपका दिया गया है ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, ख नंबर पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, आपको ऑप्शन क्या दिए गए थे, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी या फिर अगे जी। तो जो आपका सेकंड नंबर पर दिया गया है ये हो जाएगा राइट। क्लियर, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेक्स्ट है वो है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। यहाँ पर आपको विधा बतानी है। ठीक है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, ऑप्शन है जीवनी है या फिर रेखा चित्र है या फिर ये एक आत्मकथा है या फिर संस्मरण। ठीक है, इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो आपका राइट है वही आपको चूज कर कर वहाँ पर लिख देना है। तो मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा है।
ठीक है, इसकी जो विधा है वो क्या हो जाएगी, आत्मकथा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट आपका दिया गया है जो अगला प्रश्न है वो है कि भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता है। तो भूले बिसरे रेखा चित्र के जो रचयिता है वो कौन है, यहाँ पर पहले ऑप्शन है हम उनको देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, एंड इसके बाद सेकंड नंबर पर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है अमृत राय। इसके बाद गा नंबर पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा नंबर पर है राजेंद्र प्रसाद। तो भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा फर्स्ट कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तो जितने भी यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फर्स्ट यहाँ पर था आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो इसकी विधा हो जाएगी आत्मकथा। भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचयिता कौन है, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, तो यहाँ पर फर्स्ट है ऑप्शन है हंस या फिर मर्यादा, कर्मवीर या फिर धर्मयुग। ये जो आपका प्रश्न है कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है, अब पेपर उठाकर देखना। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है हंस, खा नंबर पर दिया गया है मर्यादा, एंड गा नंबर पर कर्मवीर, घा नंबर पर ऑप्शन है धर्मयुग। तो जो सही ऑप्शन है राइट है वो हो जाएगा फर्स्ट, का नंबर पर जो दिया गया है हंस, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है, क्या है, हंस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि खुमार रासो किसकी रचना है। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है। ठीक है, तो खुमार रासो किसकी रचना है, ऑप्शन आपको मिलेंगे कि जगनीक या फिर नरपति नाल की है, या फिर दलपति विजय की है, या फिर भटकेदार की है। तो खुमार रासो किसकी रचना है, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सा नंबर। ठीक है, दलपति विजय की खुमार रासो रचना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्रश्न है कि आंसू के रचनाकार हैं, तो आंसू के रचनाकार कौन है, आई होप ये आपको पता भी होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे बिहारी, नरपतिनाल, जयशंकर प्रसाद या फिर अगी। तो आंसू के रचनाकार कौन हो जाएंगे, यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सा नंबर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट है तो वो है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता है। ठीक है, तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, ऑप्शन है तुलसीदास, एंड नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है जो राइट है वो आपका हो जाएगा बा नंबर। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है वो कौन है, मैथिली शरण गुप्त। आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन मिलेंगे बिहारी है, नरपतिनाल है, अज्ञेय है, कौन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सा नंबर, जयशंकर प्रसाद आंसू के रचनाकार हैं। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, नेक्स्ट है वर्ष 1971 ईस्वी में, या फिर सा नंबर पर ऑप्शन है वर्ष 1972 ईस्वी में,
दा नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 1974 ईस्वी में। तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 1972 ईस्वी में, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, वर्ष 1972 ईस्वी में दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है क्वेश्चन। तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, आपको ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, सन 1972 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि आंगन के पार द्वार रचना है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आंगन के पार द्वार रचना किसकी है, ऑप्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, एंड यहाँ पर सेकंड है महादेवी वर्मा, नेक्स्ट है अगेजी या फिर अगे की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आ नंबर, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आंगन के पार द्वार रचना जयशंकर प्रसाद की है। क्लियर, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो आपके 10 क्वेश्चन है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपका ये आएगा, इसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दो आपके गद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से एक के आपके जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं, यानी व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है एंड प्रसंग लिखना है। ठीक है, और फिर जो आपके 2-3 क्वेश्चन और जो गद्यांश है उसमें से 2-3 क्वेश्चन और बनाए जाते हैं, उनके आंसर आपको उस गद्यांश को पढ़कर देने होते हैं। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से ऐसे आपके जो आपके गद्यांश हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये जो आपका है एक गद्यांश की कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंककर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो ये जो आपका गद्यांश दिया गया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो अशोक के फूल जो आपका चैप्टर है जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उस चैप्टर से ये आपका लिया गया। तो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर ये गद्यांश रखा गया है। ठीक है, आपको 2 दिए जाएंगे, तो अशोक के फूल और नेक्स्ट जो है आपका भाषा और आधुनिकता, जो किसने लिखा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो ये जो चैप्टर हैं इनके जो गद्यांश हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, इम्पोर्टेंट है। इन 2 चैप्टर्स से इस बार आपकी व्याख्या रखी जा सकती है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस गद्यांश से रिलेटेड उनको देख लीजिए। तो फर्स्ट आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए पहला प्रश्न आपका दिया जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, यानी आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपका यही जो पैराग्राफ दिया गया ये गद्यांश अगर आपका आता है तो यही क्वेश्चन आपके आस किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, अगला प्रश्न ये है। तो जो फर्स्ट है पहले उसका आंसर देखते हैं। ठीक है, जो पहला प्रश्न आपका था कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो ये आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो पाठ का जो नाम है अशोक के फूल और जो लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं तो आप इस तरह से संदर्भ लिख सकते हो। ठीक है, संदर्भ आप इसी तरह से लिख कर आओगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध ललित निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है। यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक
के गद्य भाग में संकलित है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, जब भी आप इस तरह से लिखो कि इनके जो लेखक है वो कौन है, तो नीचे आपको लाइन कर देनी है ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए आपने एकदम सही लिखा है। ठीक है, और जब आप पाठ का नाम लिखोगे उसके नीचे भी आपको लाइन कर देनी है। ठीक है, इस तरह से आप संदर्भ लिख कर आओगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए, अगर आप इस तरह से संदर्भ नहीं लिख सकते, आपको थोड़ा हार्ड लगता है, तो आप इतना लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, इतना अगर आप लिखते हो तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पर आपको करना क्या है, जब आप पाठ का नेम लिखो उसके नीचे भी आपको लाइन कर देनी है ब्लैक पेन से, और जब आप पाठ के जो लेखक हैं उनका नेम लिखोगे तो उनके नीचे भी आपको लाइन कर देनी है। ठीक है, इस तरह से आप संदर्भ लिख कर आओगे। यहाँ पर आपको पहले हेडिंग डाली है संदर्भ, फिर आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो आपका यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया था कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो ये जो आपका यहाँ पर जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप इसकी व्याख्या करोगे तो पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, पहले आपको प्रसंग लिखना है। संदर्भ तो हमने बता दिया किस तरह से आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि पाठ के लेखक और जो पाठ का नेम है उसको लिखिए, तो वही आपको संदर्भ लिखकर आपने बता दिया। इसके बाद जब आप व्याख्या करोगे तो पहले आपको प्रसंग लिखना होगा। किस तरह से लिखोगे वो यहाँ पर देख लीजिए। तो आप इस तरह से लिखोगे, जैसे जिस पाठ से आपका गद्यांश लिया गया है तो उसी पाठ से जैसे आपका गद्यांश लिया गया है तो उसी तरह से आपको प्रसंग भी लिखना होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि साहित्यकों ने अशोक के पुष्प को भुला दिया है, इसी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं। इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डाली है व्याख्या। फिर देखिए व्याख्या आप किस तरह से करोगे यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, व्याख्या। ठीक है, फिर आप लिखोगे यह संसार बड़ा स्वार्थी है, इसलिए ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। यह उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है। ठीक है, व्याख्या आप इस तरह से लिखोगे। इसके बाद गा नंबर पर जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं। तो देखिए उसका आंसर क्या हो जाएगा उसको देखते हैं। तो जो गा नंबर पर आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार संसार के स्वार्थ को माना गया है। अब क्योंकि उससे संसार का कोई स्वार्थ नहीं सकता, इसलिए संसार ने उसे विस्मृत कर दिया। क्लियर, इस तरह से आप साथ ही साथ लिखते चलिए। इसके बाद जो घ नंबर पर आपका क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार के बारे में यह बताया है कि यह केवल उसी को याद रखती है जिससे उसका कोई स्वार्थ सधता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि संसार को स्वार्थ का क्या कहा गया है, तो संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा पेपर में वो आपका क्या आएगा उसको यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न होगा तो वो आपका ये पूछा जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर गद्यांश में आपको 2 दिए जाएंगे गद्यांश, उसमें से आपको एक की व्याख्या करनी है। जो भी आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं उससे रिलेटेड उनके आपको आंसर देने हैं। इसी तरह से आपके 2 पद्यांश दिए जाते हैं, अथवा में दिया जाएगा, एक ही आपको करना है।
जिसकी व्याख्या और जिसके क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उनके आंसर आप सही ढंग से कर पाओ, तो वही आपको चीज करके उसी का करना है, ठीक है। तो 2 इसी तरह से आपको पद्यांश भी दिए जाएंगे, उनकी आपको व्याख्या करनी है और उनके जो क्वेश्चन उनके आंसर लिखने हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जिनके साहित्यिक परिचय इस बार पूछे जाएंगे, उनको देख लीजिए। फर्स्ट है वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय आप अच्छे से रट लीजिए। एंड नेक्स्ट है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद नेक्स्ट है हरिशंकर परसाई। तो इनके आपको साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेने हैं, ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस अब आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, और अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।